नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में ये 7वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है जिसका संबंध विश्व भूगोल से है। और आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके ऊपर पूरा ये वीडियो रहेगा। इससे पहले जो चैप्टर गया है वो पर्यावरण से संबंधित है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और छठी क्लास का जितना भी चैप्टर था, 8 चैप्टर थे टोटल, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आज के इस चैप्टर में हमें मुख्यतः 2 बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है पृथ्वी का आंतरिक भाग और दूसरा है शैल एवं खनिज। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को पहले देखते हैं। तो पृथ्वी की जो संरचना है, अगर हम पृथ्वी की तुलना प्याज से करें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्याज होता है। प्याज जैसे परत दर परत बना होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो संरचना है वो भी परत दर परत है। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको पर्पटी बोला जाता है। और ये जो परत है ये महाद्वीप में और समुद्र में इसका फैलाव अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर फैली हुई है और समुद्र सतह में ये 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब महाद्वीपीय जो परपटी है इसका जो मुख्य खनिज है वो देखेंगे तो सिलिका है और एल्यूमिना है। अब ये सिलिका का C और एल्यूमिना का L अगर लिया जाए तो हम इसे Cl बोलते हैं। तो महाद्वीपीय पर्वती के मुख्य रूप में अगर खनिजों को हम बुलाऊ नाम से देखें तो उसको Cl बोला जाता है। और महासागर की जो पर्पटी है उसमें मुख्यतः जो खनिज पाए जाते हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम है, इसलिए इसे सीमे के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है ये समझाने के लिए है। तो यहाँ पर ये महाद्वीप है, महाद्वीप के नीचे जो है इसको महाद्वीपीय पर्पटी बोला जाता है। ऐसे ये महासागर है, तो महासागर के नीचे जो देखने को मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय पर्पटी बोला जाता है। तो इस पर्पटी के नीचे मेंटल पाया जाता है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इस मेंटल का जो आंतरिक परत होता है उसको क्रोड बोला जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि ये कोर है, तो ये कोर 2 टाइप के होते हैं, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। इनर कोर देखेंगे तो ये 5100 किलोमीटर तक आंतरिक भाग में फैला हुआ है और ये सॉलिड है। आउटर जो कोर है ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि द्रव्य स्थिति में है, लिक्विड में है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। कोर के ऊपर आता है मेंटल और मेंटल के ऊपर आता है क्रस्ट या पर्पटी। तो ये जो पर्पटी है ये भूपर्पटी के साथ में जो लिथोस्फीयर का ऊपरी जो भाग होता है, लिथोस्फीयर का जो ऊपरी भाग होता है वो क्रस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार हम पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है गहराई के अनुसार हम इस चीज को समझ सकते हैं। मेंटल की जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर की है और इसमें मुख्यतः निकिल और लोहा मुख्य खनिज के रूप में देखा जाता है, ये उसी चीज से निर्मित है। तो निकिल का नी और लोहे को हम फेरस से प्रदर्शित करते हैं। तो वहां का फे अगर ये ले लेंगे तो इसे हम क्या बुलाएंगे, फिर निफे बुलाएंगे। तो इस भाग को हम निफे कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जाने पर जैसा कि हमें पता है कि ताप और दाब में परिवर्तन बहुतायत रूप में देखा जाता है, तो इसीलिए नीचे की ओर जाने पर ताप और दाब में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है, उच्च हो जाता है। तो इसी वजह से जो केंद्रीय क्रोड है उसका जो तापमान है और दाब है, यानी कि वहाँ का जो प्रेशर है वो काफी उच्च रहता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित इतनी विषय वस्तु थी कि जो 7वीं क्लास से संबंधित थी। इसके बाद देखते हैं हम शैल एवं खनिज। मानव के जीवन में शैल एवं खनिजों का
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब पृथ्वी की जो परपटी है ये विभिन्न प्रकार के शैलों से निर्मित है। तो पृथ्वी की परपटी के निर्माण करने में जो भी खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक जो पिंड होते हैं, उन्हीं को शैल कहा जाता है। शैल भी कई प्रकार के होते हैं। ये रंगों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, आकार के अनुसार ये अलग अलग हो सकते हैं, और इनका जो गठन है, इनका जो बनावट है, उसके आधार पर भी ये अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। रंग, आकार और गठन के आधार पर शैल को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक है आग्नेय शैल, जिसको इग्नियस शैल भी बोला जाता है। दूसरा है अवसादी शैल, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। तीसरा है कायांतरित शैल, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक भी बोला जाता है। तो आग्नेय शैल क्या होते हैं कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होने से जो भी शैल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आग्नेय शैल बोलते हैं। और इन्हीं शैल को प्राथमिक शैल भी बोला जाता है। आग्नेय शैल भी 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक है अंतर्भेदी शैल और दूसरा है बहिर्भेदी शैल। अब इनकी जो संरचना होती है ये बहुत ही महीन दानेदार वाली होती है। एग्जाम्पल के लिए देखें, उदाहरण के लिए देखें तो जैसे दक्कन के जो पठार हैं, इनकी जो बनावट है वो बेसाल्ट शैलों से निर्मित है। और जब ये अंतर्भेदी शैल किसको बोला जाता है कि जब द्रवित मैग्मा भूपर्पाटी के ऊपर ना आ पाए, वो अंदर ही ठंडा हो जाए और ठोस हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी शैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो ग्रेनाइट होते हैं वो अंतर्भेदी शैल के एक ज्वलंत उदाहरण है। अब देखते हैं हम अवसादी शैल, जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। तो ये शैल क्या होते हैं कि जब कोई शैल लुढ़क कर या फिर टकरा कर या चटक कर टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, तो ये जो छोटे कण होते हैं इनको अवसाद कहा जाता है। अब ये जो अवसाद होते हैं इनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है, और जो माध्यम इसके लिए बनते हैं वो वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं जिससे ये छोटे छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। और जब ये दूसरे स्थान पर पहुंच करके जमा हो जाते हैं तो जमा होकर के इनके ऊपर दबाव लगता है और दबाव के अंतर्गत ये कठोर हो जाते हैं। और यही जो शैल होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अवसादी शैल बोलते हैं। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, इसका निर्माण किसके माध्यम से होता है, वो रेत के दानों के माध्यम से बनता है। और इन शैलों में एक पौधे के, जानवर के एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। और आग्नेय एवं अवसादी शैल जब उच्च ताप और दाब के अंतर्गत आते हैं तो यह कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में ये परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे चिकनी मिट्टी है ये स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, जो चूना पत्थर है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और इनकी जो उपयोगिता है वो सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में, ऐसे मानव की बहुत सी आवश्यकताएं हैं जहां पर शैल का गहरा उपयोग देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में देखने और समझने के लिए बस इतना ही कंटेंट था। इसके बाद जो 7वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी, उसके ऊपर वीडियो आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।